हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें हम लोग आज सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 4 जनवरी 2022 जिसमें हम लोग आज 30 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसे भी आप लोग प्रेस करें ताकि कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। उसके बाद आप लोग के इससे पहले वाला सेट प्रैक्टिस यदि नहीं लगाया है तो आप लोग को जो है प्लेलिस्ट पे उसका वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जा कर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। मतलब कि आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आपको बताना है कि कौन सा जो एक स्थूल कौशल का मतलब कि उदाहरण है। तो स्थूल कौशल उपयोग का कौन सा उदाहरण, जिसमें कि एक तरह से समझिए कि व्यक्ति जो है मतलब व्यक्ति या बच्चे जो एक ही जगह पर क्या स्थूल मतलब स्थिर रहने जैसा एक आपका ऑप्शन दिखेगा। जैसे एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने उल्टा मतलब कि पलटाना। तो इस तरह से आप सारे ऑप्शन जो पढ़ेंगे। उसके बाद है पेंसिल पकड़ना। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन जो दिख रहा है एक पैर पर संतुलन रखना या संतुलन करना, तो यह एक स्थूल कौशल का उपयोग कर रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक पैर पर संतुलन करना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका विकासात्मक मतलब कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो आपको बताना है कि विकासात्मक जो परिवर्तन है किसका परिवर्तन है। ऑप्शन ए में है आपका आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थिति का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। तो इनमें से देखिए आपका निगेटिव वाला ऑप्शन आप एक तरह से छांट भी सकते हैं, न तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारक, ये तो गलत हो जाएगा। केवल सामाजिक वह सांस्कृतिक कारक केवल लगा हुआ, ये भी गलत हो जाए। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, ये भी गलत हो जाता है आपका। इस तरह से आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थिति का अनूठा संयोजन या अद्वितीय संयोजन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। 2 से और जो है 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो बच्चे के जो होते हैं विकास के जो स्टेज होते हैं 4 अवस्था में बांटा गया है। तो आपको इसी में बताना है कि जो 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे आते हैं तो किस स्टेज में आएंगे, शैशवावस्था में, प्रारंभिक बचपन में या मध्य बचपन में या किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चे कितना होते हैं, जन्म से लेके 2 वर्ष तक होते हैं, और उसके बाद प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होते हैं आपके 2 से 6 वर्ष तक होते हैं। उसके बाद मध्य जो बचपन होते हैं बाल्यावस्था 6 से 11 तक होते हैं, और किशोरावस्था आपका जो है 11 से ऊपर यानी कि 14-15 साल तक आपका किशोरावस्था रहता है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि 2 से 6 वर्ष के बच्चे किस में आएंगे, प्रारंभिक बचपन में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कथन और कारण से संबंधित है। कथन कहता है शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। मतलब कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है, टीवी शो पर आधारित होता है जो वह देखते हैं। उसके बाद कारण कहता है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही विकल्प को चुने। मतलब कि कथन में आपका कह रहा है कि शहरों में बच्चों के साथ जो है बच्चे बहुत सारे जो है रियलिटी टीवी शो देखते हैं और उन पर मतलब कि देख करके बच्चे क्या करते सीखते भी है। और कारण कहता है कि आजकल जो है आधुनिक जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न टाइम है, इसमें बच्चे क्या करते हैं मतलब कि अपने फ्रेंडों के अलावे वो जो है मीडिया, मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, उनसे देख करके ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं मतलब कि सीखते हैं। तो दोनों एक तरह से आपका सही है। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक
महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो पियाजे साहब है उनके अनुसार जो है कौन सा मतलब कि कारण है जो अधिगम को सुगम बनाने के लिए मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अच्छी बनाने के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन ए पढ़ रहे हैं शिक्षक की गतिशीलता। ये सही मायने में विद्यार्थियों को जो है सीखने सिखाने की क्रिया के जो है अधिगम को क्या करेगा, सुदृढ़ करेगा, मजबूत बनाएगा। सही है। विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये भी आपका सही बात है कि विविध प्रकार के सामग्रियों का हम लोग क्या करेंगे कि अधिगम में उसका उपयोग करेंगे। सही बात है। उसके बाद है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव का, मतलब कि नए चीज़ों का अनुभव का हम लोग का क्या करेंगे, उसमें अनुभव प्रदान करेंगे। ये भी सही बात है। तो आपका ए और 2 उसके बाद 3 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 किस में है, तो 2 में है। तो आपका 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक पर क्या कह रहा है यहाँ पर, पुनर्बल सुनिश्चित करना। इस तरह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। तो इसमें से बच्चा जो बोल रहे हैं मतलब कि जीववाद दृष्टिकोण अपना रहे। जीववाद में क्या होता है कि बच्चा जो है सजीव और निर्जीव के बीच जो है फर्क करना नहीं समझ पाते हैं। तो मतलब कि वे सजीव और क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, वो कभी कभी जो है पेड़ पौधे को भी निर्जीव समझ लेंगे। जो निर्जीव वस्तु होते हैं उन्हें भी, जैसे गाड़ी हुआ, जैसे कि रोड पे गाड़ी चलती है तो उसे भी बच्चे सजीव समझ लेंगे। तो सजीव और निर्जीव के बीच जो फर्क नहीं कर पाता वही होता है आपका जीववाद। तो जीववाद दृष्टिकोण किस में होता है, तो आपका जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है इसमें जो है बच्चे फर्क नहीं कर पाते। वे समझते हैं क्या, मतलब कि एक पेड़ पौधे से तुलना आपका जो बच्चे होते हैं वह लुढ़कते हुए पत्थर से मतलब कि इस तरह से दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो वह जीववाद से संबंधित है जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। वही जब आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, सारे चीज़ के बारे में जो है फर्क करना जो है समझ जाते हैं। बच्चे जो है क्रम से सजाना सीख जाते हैं, संरक्षण बात मतलब कि करना सीख जाते हैं, मुद्रा को सीख जाते हैं। तो इस तरह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहेलबर्ग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका लेव वाइगोत्स्की जो है ये आपका संज्ञानात्मक विकास का अवधारणा किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो बताना है कि वाइगोत्स्की साहब के अनुसार जो है बच्चे कैसे सीखते हैं, प्रतियोगिता द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए तो आप लोगों को सीटेट में बताए थे कि इस तरह का ऑप्शन जब भी पुरस्कार की बात आता है, दंड से बचने के लिए आता है, तो ये आपका निगेटिव हो जाता। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके ये भी नहीं होगा। तो साथियों के साथ बातचीत करके ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो अपने सहपाठी होते हैं, मित्र से होते हैं, उससे बातचीत करके बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं। उसके बाद है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या होते हैं। जो बाल केंद्रित होते हैं कक्षा, उसमें बच्चे क्या करते हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। निष्क्रिय वर्ड आया तो ये गलत हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से बच्चे क्या करते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो आपका सही सुमेलित युग्म है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून तय नहीं है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में क्या होता है, कानून पहले से ही तय होता है। तो इसमें कहता है कानून तय नहीं, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। अच्छा लड़का,
अच्छी लड़की अभिविन्यास का क्या कहने का तात्पर्य है? दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर दिख रहा है। तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की का अभिविन्यास क्या होता है? दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की का तात्पर्य क्या होता है कि कभी कभी बच्चे जो है अपने आप को अच्छे दिखाने के लिए क्लास में शिक्षक से मतलब कि वह कहेंगे कि सर मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने का मतलब कि प्रयास करता है। तो आगे है आपका हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर कौन थे? जिन्होंने बहुबुद्धिवाद का मतलब कि सिद्धांत दिया था। तो हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता के बारे में क्या करते हैं? पहचानते हैं और जानते हैं। तो इसमें हो जाएगा एक प्रकृतिवादी। तो प्रकृतिवादी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति होते हुए क्या होते हैं? वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधा से ज़्यादा लगाव रखते हैं और उनकी प्रजातियों और सुंदरता के बारे में क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, उससे सीखते हैं और उसको जानते हैं। और हावर्ड गार्डनर साहब ने आपके 8 प्रकार की बुद्धि भी बताई है, तो इस तरह से आप लोग उसे भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जैसे ही पढ़े तो आपका बहुभाषावाद बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान है। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है, उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? मतलब एक शिक्षिका जो है यह धारणा रखती है, मतलब कि यह धारणा रखती है कि लड़के जो है बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और जोखिम लेते हैं। लड़के बहुत बड़े बड़े काम जो है कठिन काम लड़के कर लेते हैं, और वही लड़की के बारे में बोल रहे कि लड़कियां आज्ञाकारी होती है और ईमानदार होती है। तो इस तरह का व्यवहार जो है तो वह किस चीज़ को दिखा रहा है? जेंडर पक्षपात को, जेंडर स्थिरता को, जेंडर समानता को, और यहाँ पे है जेंडर समानता को, जेंडर समता या जेंडर समानता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें जेंडर पूर्व पक्षपात या जेंडर पूर्वग्रह जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पक्षपात की एक तरह से बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे कथन और कारण से क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, शिक्षकों को बच्चों के जो आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक का और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है। उसके बाद कारण में क्या बोल रहा है? कोई भी मूल्यांकन तकनीकी, कोई भी एक मूल्यांकन, देखिए यहाँ पे पढ़िए अच्छा से आप लोग, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं होती। बिल्कुल सही बात है ये भी कि कोई एक मूल्यांकन तकनीक से बच्चा की प्रगति नहीं हो सकती, ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण आपका सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? ऑप्शन ए है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ वहाँ कैसे पहुँचे। उसके बाद बोल रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगाव तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाना। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जैसे आप लोग 3 देख रहे हैं, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, ये आपका राइट आंसर मतलब कि हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? तो उसी तरह से आपका ऑप्शन के अनुसार नहीं का आंसर नहीं में होगा। तो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, तुलना वाला वर्ड जो है हमेशा निगेटिव ही होता है, तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे ढूंढना है, जैसे यहाँ पे है लचीला शिक्षा शास्त्र।
तो लचीला शिक्षा शास्त्र जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, समावेशी शिक्षा का क्या होता है, बढ़ावा होता है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संरचना में चुनौतियों का कारण बनती है। तो ऑप्शन ए है आत्मकेंद्रितता या स्वलीनता, उसके बाद है पठन वैकल्य, उसके बाद है गुणज वैकल्य, उसके बाद है गतिमान दिव्यांगता। तो आपका ऑप्शन 1 नंबर जो है आत्मकेंद्रितता या स्वलीनता, ये जो है एक सामाजिक संरचना में यह एक चुनौती है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, स्वलीनता में जो है संवाद में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, बच्चे जो है ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक से जो है समझ नहीं पाते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम होता है स्वलीनता में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाहीन और वंचित समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करता। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उसके बाद है आपका मानवीकृत परीक्षण। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है विविधता को महत्व, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी सुविधाहीन और वंचित समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा। तो इसमें विविधता को महत्व देगा, तो मतलब कि ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। सामग्री के कई तरीकों को प्रस्तुत करने की प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। ऑप्शन ए है श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र या गतिमान दिव्यांग वाले छात्र। तो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें से जो है चारों सही हो जाएगा, मतलब कि चारों ऑप्शन किस में है, चौथे में। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुत करने के लिए जब सभी प्रकार के बच्चे को हम लोग मतलब कि उसमें समाहित करेंगे, तो उसमें तब उसमें जो एक समावेशन को क्या होगी, मदद मिलेगी और सभी को समान, मतलब कि सभी बच्चे जो है समान शिक्षा को अर्जित कर पाएंगे। तो इस तरह से श्रवण बाधित छात्र भी होंगे उसमें शामिल, दृष्टि बाधित छात्र भी होंगे, जो अधिक कठिनाई से जूझ रहे हैं वे भी छात्र होंगे, और जो है गतिमान दिव्यांगता वाले जो छात्र होते हैं वे भी छात्र उसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगत और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो मतलब कि किसी भी प्रकार से बच्चे क्या है, परेशान है, मतलब कि किसी भी रोग से वह क्या है, मतलब कि किसी विकृति से मतलब कि वह उससे मतलब कि पीड़ित है, तो उसे किस चीज़ के लिए मतलब कि किस चीज़ के द्वारा उसे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के जो है उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन जो सही सुमेलित है। जैसे कि गुणज वैकल्प में जो भी बच्चे परेशान रहते हैं, तो उसे यदि हम लोग कैलकुलेटर का प्रावधान दे देंगे तो वह बच्चे क्या हो जाएंगे, उससे जल्दी सीखने लगेंगे। तो गुणज वैकल्प का इसका सही सुमेलित है कैलकुलेटर का प्रावधान। अब देखिए जो पठन वैकल्प से जो संपीड़ित रहेंगे जो बच्चे, उसे लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपने से क्या वो बच्चे ठीक हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो गुणज वैकल्प से पीड़ित होंगे उसे क्या करेंगे, कैलकुलेटर का प्रावधान देंगे, ये सही सुमेलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। बिना समझे नकल करना, करके सीखना। ये देखिए करके सीखना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई बच्चे अपने से स्वयं से करके किसी भी चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं,
तो वह चीज़ ज़्यादा मैटर हो मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे रट कर याद करना, ये बहुत दिन तक नहीं रहता, बच्चे तुरंत फिर भूल जाते हैं। निष्क्रिय रूप से सुनना, ध्यान किधर है, मन किधर और है, मतलब कि क्लास में बैठा हुआ है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो ये सारे बच्चे जो है मतलब कि ये नहीं होते। उसके बाद बिना समझे नकल करना। अब बच्चे कुछ किसी भी प्रकार किसी भी चीज़ को समझा तो नहीं, बट वह क्या कर रहा है, लिख रहा, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। बट जो बच्चा करके सीखते हैं, स्वयं करके सीखते हैं, वे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन है अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क कहता है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। सही विकल्प को चुनने के लिए आपको कहता है, तो इसमें से जो है दोनों सही हो जाएगा, कथन भी सही है और आपका तर्क भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो अधिगम के लिए विद्यालय सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही बात है। और अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है, मतलब कि बच्चे जो है समाज में सीखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है और सटीक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक पॉजिटिव मतलब कि वे में क्लास चले, तो इसके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। उन्हें असंभित खंडों में विभाजित कर देना चाहिए, मतलब क्या उसे जो है मतलब कि एक बिना मतलब कि किसी भी संबंध में उसे जो है अलग अलग बांट देना चाहिए, क्या सही मतलब कि रास्ता है, ये भी नहीं होगा। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें संदर्भहीन तरीक़ों से प्रस्तुत करना, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सटीक है। उन्हें उचित मतलब कि जो उचित है उसके अनुसार उसे जो स्थित करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है। तो नहीं है, तो नहीं वाला ऑप्शन आपको मारना है। तो आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या का अनुकूलन, सही बात है ये। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी सही बात है। पाठचर्या नियोजन में नवाचार, ये भी सही है। उसके बाद परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियों, ये आपका जो है मतलब कि इस नहीं का आंसर नहीं में है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति, ये जो है बच्चों पर नहीं सौंपना चाहिए। तो इस तरह से है कौन सा जो है पद्धति है जो कि शिक्षण अधिगम में एक निगेटिव मतलब कि थॉट उत्पन्न करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति, क्योंकि आपको बताए थे कि कठोर, डर, भय, ये सारे चीज़ किसी पर मतलब कि थोपना, ये निगेटिव हो जाता है। तो आपका चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, कथन है एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को क्या करना चाहिए, छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, ये सही बात है। कारण तर्क में बोल रहा है बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, ये भी सही बात है। तो आपका कथन भी सही है, तर्क भी सही है और तर्क आपका व्याख्या भी करता है। तो पहले बताया जाता था कि बच्चे जो है विद्यालय खाली स्लेट के तरह आते हैं, खाली स्लेट मतलब की तरह आते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। बच्चे जो जब विद्यालय आते हैं बहुत से चीज़ लेके आते हैं, अपने समाज के जो है मतलब कि रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और कैसे बच्चे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, तो ये सारे चीज़ लेके बच्चे विद्यालय आते हैं और उस पर जो है मतलब कि जो शिक्षिका होती है उसे उस बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही बात है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों को उनके सीखने का स्व मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों को उनके सीखने का स्व मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। रट कर याद करना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुकृति, ये भी गलत। स्मरण मतलब ये भी याद करने से मतलब कि रिलेटेड है। तो अधिसंज्ञान, ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या, अधिसंज्ञान। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, बच्चों में भ्रांतियाँ होना डैश है। बच्चों में जो है किसी प्रकार का भ्रांति हो जाना, तो यह क्या है।
तो यह प्राकृतिक है। मतलब कि बच्चे में जो है भ्रांतियाँ हो जाना किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब कि भूल बस मतलब किसी चीज़ को मान लेना, तो ये चीज़ जो है गलत अवधारणा बैठ जाना, ये प्रकृति है, मतलब प्राकृतिक है। तो यह सभी बच्चों में जो है पाया जाता है, तो यह जो है नेचुरली है, तो ऐसा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा, मतलब एक विद्यार्थी जो कक्ष में अधिगम असहायता, मतलब कि उसे जो है शिक्षक जब समझा रहे हैं तो वह मतलब कि अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो यह किस चीज़ को, मतलब कि यह किस चीज़ को दिखा रहा है, तो सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। अब बच्चे को मतलब कि शिक्षक समझा रहे बट वह समझ नहीं रहा है, तो क्या वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा? ये नहीं, गलत हो जाएगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, ये भी जब उसे मन ही नहीं लग रहा, सीख ही नहीं पा रहा, तो वह कैसे ध्यान देगा। उसके बाद देखिए अगला है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, तो ये सही हो जाएगा। जब उसे मन ही नहीं लगेगा, उसको शिक्षण अधिगम उसे अच्छा मतलब कि नहीं लग रहा, वो अब सीखने से असहाय है, तो वह क्या होगा, वह बच्चे जो है उस चीज़ से क्या रखे, अलग रहेगा, तो अलगाव रखेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। देखिए माता पिता के प्रशंसा के लिए पढ़ाई करना ये गलत बात है। पुरस्कार जीतना, बोले थे आप लोग पुरस्कार है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। नगद इनाम जीतना ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके रुचि के कारण नई भाषा सीखना ये बिल्कुल ही सही बात है। बच्चे जो है उसमें जो इंटरेस्ट होता है उस चीज़ के लिए बच्चे जो है नया चीज़ सीखते हैं, ये आपका जो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। और ये सभी जो है पुरस्कार पाने के लिए माता पिता के डर से या किसी के द्वारा, मतलब कि तुम जीत जाओ, हम तुमको ये देंगे वो देंगे, ये सारे बात जो है एक बाह्य प्रेरणा है। जब बच्चा जब खुद से सीखता अपने मन मुताबिक, मतलब कि हमको ये करना है, ये बनना है, तो वह अपने रुचि के अनुसार जब करता है तो वह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से आपको बताना कौन सा एक पर्यावरणीय कारक है। तो आपका विद्यालय जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय यह एक पर्यावरणीय कारक है। आप लोग इसे याद कर लीजिए कि विद्यालय एक पर्यावरणीय कारण मतलब कि कारक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है टोटल सीडीपी के 30 क्वेश्चन कवर किए। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।